आज की हमारी ये वीडियो क्लास 10th की तीसरे अध्याय की तीसरी प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरणों पर आधारित है। जैसा कि हमने इससे पूर्व में ही जान लिया था अध्याय के प्रारंभ में कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की मुख्यतः चार विधियां हैं, जिसमें से एक विधि ग्राफिकल मेथड के अंतर्गत है और बाकी तीन विधियां हमारी अलजेब्रिक मेथड बीजगणितीय विधि के अंतर्गत आती है। आलेख विधि हमने पूर्व में प्रश्नावली 1 और 2 में पढ़ी। आज हम मुख्यतः बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि की, जो बीजगणितीय विधि की पहली विधि है। एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या है ये एलिमिनेशन मेथड, इसके स्टेप्स क्या क्या है। जैसे अगर मान लीजिए हमें स्टेप फर्स्ट में दो समीकरणें दी गई होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारी दो चर वाले रैखिक समीकरणों के मानक रूप हैं। सबसे पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से एक चर को दूसरे चर के पदों में लिख लेंगे। वह हम x का मान भी निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं और समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं, 2 से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप है हमारा, निकाले गए चर के मान को दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं तथा उस चर का मान प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर हमने समीकरण 1 से मान निकाला है तो उस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, अगर 2 से निकाला है तो उसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। लास्ट स्टेप है इसका, प्राप्त किए गए मान को किसी एक समीकरण में प्रतिस्थापित कर देने से दूसरे चर का भी मान प्राप्त कर लिया जाता है। इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे 3x प्लस 2y बराबर 13 समीकरण 1 और दूसरी है हमारी 2x प्लस 3y बराबर 12 समीकरण नंबर 2। हमने क्या किया, इसमें समीकरण 1 से x का मान निकाला, पक्षांतर किया, 3x बराबर 13 माइनस 2y और x की जो वैल्यू आई हमारी 13 माइनस 2y अपॉन 3 प्राप्त हो गई। यहां से हम चाहते तो समीकरण 1 से x का भी y का भी निकाल सकते थे, क्योंकि हमने x का निकाला है और समीकरण 1 से निकाला है तो इस मान को हमने समीकरण नंबर 2 में x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया। एलिमिनेट हो जाएगा हमारा x वाली वैल्यू, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू प्लस 3y बराबर 12। क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, 26 माइनस 4y और यहाँ पर 3 3 9y और जो हर में आया था पूरा 3 उसको हमने गुणा कर दिया 36, 12 3 36 और माइनस 4y प्लस 9y 5y बचा, पक्षांतर करने पर 36 माइनस 26 बराबर 10 और y का मान आ गया 2। y की जो वैल्यू आई यानी कि जो हमें मान प्राप्त होगा उस मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं और दूसरे वाले चर का मान हम प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से हमें x और y की वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी। तो प्रतिस्थापन विधि के मुख्यतः हमारे 3 चरण हैं। अब हम इसकी प्रश्नावली से समझते हैं। प्रश्नावली 3.3 इसके पहले प्रश्न में कुल खंडों की संख्या है 6 और सबको हमने प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। जो हमारा दूसरा मेथड है, अलजेब्रिक मेथड का पहला मेथड है, टोटल दूसरा है। x प्लस वाई बराबर 14 ये हमारी समीकरण नंबर 1 है और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2 है। हमने क्या किया, समीकरण 1 से y का मान निकाल लिया, पक्षांतर किया, 14 माइनस x समीकरण नंबर 3। अब जो y का मान हमें प्राप्त हुआ उस मान को हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया। चूंकि हमने 1 से निकाला है तो रखेंगे मान हम 2 में। 2 में जहां यहां पर y आ रहा है वहां पर हमने 14 माइनस x रखा, माइनस की गुणा के अंदर x माइनस 14 माइनस माइनस प्लस बराबर 4, पक्षांतर करा
जो अचर राशि है उसका, और चरों को आपस में जोड़ लिया। x प्लस एक्स 2x बराबर 4 प्लस 14, 2x बराबर 18 और x का मान आ गया 18/2 बराबर 9। अब x की जो वैल्यू आई उसको हमने किसी में भी रख सकते हैं, हमने इस मान को रख दिया समीकरण नंबर 3 में। तो y बराबर 14 माइनस 9 जो मान आया था वो बराबर 5। इस तरीके से x और y दोनों चरों के मान हमें प्राप्त हो गए। दूसरी समीकरण है हमारा, दूसरा पार्ट है हमारा s और t में दो चर हैं, s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसके लिए हमने समीकरण 1 से ही मान निकाला है, s का मान निकाला 3 प्लस टी, और जो s की वैल्यू आई उसको हमने पुट कर दिया समीकरण नंबर 2 में। जहां जहां s आ रहा है वहां पर 3 प्लस टी लगाया, और यहां पर 3 और 2 का एलसीएम 6 लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, और हमें वैल्यूज प्राप्त हो गई टी की 30/5, यानी कि 6 वैल्यू हमें टी की प्राप्त हो गई। टी का मान हमने पुनः प्रतिस्थापित कर दिया समीकरण नंबर 3 में, और यहां से हमें s की वैल्यू भी मिल गई। इस तरीके से हमारे दो जो चर थे s और t हमें प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस वाई इक्वल 3 और 9x माइनस 3y इक्वल 9। इसमें भी हम किसी भी चर का मान निकाल सकते हैं, समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं, x का भी निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं। तो हमने इसमें समीकरण 1 से ही निकाला है y का मान, y बराबर हो गया पक्षांतर करने पर 3x माइनस 3, y उधर जाकर के प्लस का हुआ और 3 इधर आकर के माइनस का हो गया। अब y की जो वैल्यू आई उसको हमने पुट कर दिया समीकरण नंबर 3 में। यहां से हमारे पास y की जो वैल्यू आई समीकरण 3x माइनस 3, तो 9x माइनस 3, 3x माइनस 3 बराबर 9, 9x माइनस 9x प्लस 9 बराबर 0। यानी कि यहां पर हम ये देख रहे हैं कि 9x से 9x भी कैंसिल हो रहा है और बचा हमारे पास 9 बराबर 9। इसका मतलब हमारा बायां और दायां पक्ष दोनों ही सत्य है। पहले और दूसरे खंड में हमें चरों के मान प्राप्त हो रहे थे, लेकिन यहां पर जिस चर को हमने निकालना है वही हमारा कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि समीकरण युग्म का कोई अद्वितीय हल नहीं है, यानी कि एक हल नहीं है। जब एक हल नहीं है इसका मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस मेथड से हम केवल इसके जो परिमित हल यानी कि एक या अद्वितीय हल होगा उसी को निकाल सकते हैं, तो वो हमें तीसरे वाले खंड में प्राप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हमने इसको यहीं पर छोड़ दिया है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चौथा खंड हमारा फिर वही समीकरण 1 और 2 हमने इनको माना, और यहां से हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी है। समीकरण 1 से हमने मान निकाला y बराबर 1.3 बराबर माइनस के 0.2x/0.3, और जो समीकरण 3 में हमें y का मान मिला उसको हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया। क्योंकि हमने 1 से मान निकाला है तो हमने इस मान को पुट करा 2 में, और यहां से हमने पक्षांतर करके x की वैल्यूज निकाल ली, और जो x का मान आया उसको हमने समीकरण नंबर 3 में लगा दिया। 1.3 माइनस 0.2 गुणा 2/0.3, 1.3 माइनस 0.2 की गुणा 2 से करेंगे 0.4 होगा, 1.3 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.9 बचेगा, बट्टे में 0.3 बराबर 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमें x और y की वैल्यूज ये प्राप्त हो गई है। पांचवें खंड में फिर हमने इसको उसी प्रोसेस से हल किया, y की वैल्यूज निकाली, और y की जो वैल्यूज आई उसको हमने, चूंकि हमने 1 से निकाली है तो उसको हमने पुट किया समीकरण नंबर 2 में। x की वैल्यू 0 आई और y की वैल्यूज भी 0। और लास्ट खंड में 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर माइनस k2, उसको समीकरण 1 माना, दूसरी को हमने समीकरण नंबर 2 माना है, और समीकरण 1 से ही हमने यहाँ जो y की वैल्यू है उसको निकाल लिया 9x प्लस 12/10, और जो मान आया हमारा उसको हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया। इस तरीके से हमें x की वैल्यूज मिल गई, और x का जो मान मिला उसको हमने समीकरण नंबर 3 में रखा, और y की वैल्यूज हमें प्राप्त हो गई। इस प्रकार से केवल हमारा जो इसमें थर्ड पार्ट था
उसमें ही हमें अद्वितीय हल प्राप्त नहीं हो रहा था, बाकी सब में हमें अद्वितीय हल प्राप्त हो रहे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा वही है, क्योंकि हमारा अभी जो तीसरी प्रश्नावली हमने प्रतिस्थापन विधि ही पढ़ी है, तो ज्यादातर प्रश्नों को हमने इसी से हल किया है। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = 24, इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण नंबर 2 माना। कह रहा है को हल कीजिए। इसको हल करना है हमने, x और y के मान निकालने हैं, और x और y के मान जब प्राप्त हो जाएंगे तो हमें m का मान निकालना है, जिसके लिए y = mx + 3 है। यानी कि जो x और y के मान मिलेंगे, हम उन मानों को जो हमें लास्ट समीकरण दे रखी है इसने, उसने पुट करके m का मान यहां से निकाल लेंगे। तो समीकरण 1, 2, समीकरण 1 से हमने y का मान निकाला, इसको रखा हमने समीकरण नंबर 2 में, यहां से x की वैल्यू आई, x का मान हमने समीकरण नंबर 3 में रखा, यहां से हमने y की वैल्यू प्राप्त की। चूंकि हमसे इसमें कह रहा है कि जो m का मान है हल निकालने हैं, और m का मान ज्ञात करके हमने इसको y = mx + 3 में रखना है, जो कि दिए गए समीकरण का एक हल है। इस तरीके से हमें ये वैल्यू m की प्राप्त हो जाएगी, और m का मान हमारा आया -1 x और y की वैल्यूज पुट करने पर। इस तरीके से हम इसके आगे के प्रश्नों को इसके नेक्स्ट वीडियोस में हल करेंगे।